गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पेपर फर्स्ट ज्ञान तथा पाठ्यक्रम उसके अंदर आपकी थर्ड यूनिट चल रही है शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा। उसमें अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे आपने बता रही हूँ मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जॉन डीवी, प्लेटो और पाउलो फ्रेले, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अब आपको इसमें है शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता। शिक्षा के सार्वजनिककरण का अर्थ समझने के पश्चात उसकी आवश्यकता एवं महत्व का विवेचन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा के सार्वजनिकरण की प्रगति एवं उससे संबद्ध उपलब्धियों का आकलन उसकी आवश्यकता एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही भलीभांति किया जा सकता है। अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता को निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यकता। शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को साक्षर करेगा तथा उसकी साक्षरता की उपलब्धि से उसका परिवार, समाज तथा राष्ट्र लाभान्वित होगा, क्योंकि वह अपने परिवार और समाज के बूढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास कर सकता है। अतः शिक्षा का सार्वजनिकरण अवश्य ही होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक। साक्षर व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। अपने घर का हिसाब किताब, क्रय विक्रय करने तथा समाचार पत्रों से देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। अतः शिक्षा का सार्वजनिकरण आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है स्व शिक्षा के लिए आवश्यक। अंशकालीन शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा अथवा स्वयं घोषित योजनाओं से व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ साथ अपनी अभिवृद्धि, कौशल एवं आकांक्षाओं का विकास कर सकता है। साथ ही अपना अध्ययन भी व्यवसाय के साथ जारी रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति के विकास के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा का सार्वजनिकरण व्यक्ति के विकास हेतु एक निश्चित आयु एवं अवधि तक शिक्षा प्राप्त कराने के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य को समाज की धारा में शिक्षा की अनिवार्यता ही जोड़ सकती है। शिक्षा के द्वारा वह आगे बढ़ सकता है, शिक्षा के द्वारा ही वह सब कुछ वो देख सकता है, कर सकता है और सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती है। नेक्स्ट है जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक। डॉक्टर प्रकाश के अनुसार किसी भी प्रजातांत्रिक देश के विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार आवश्यक है। जनता के सहयोग से जनतंत्र के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार आवश्यक है। शिक्षा अनिवार्य रूप से देश के प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक जागरूकता के लिए आवश्यक। सार्वजनिक शिक्षा की इसलिए भी आवश्यकता है कि शिक्षा के द्वारा नागरिकों में कर्तव्य और अधिकारों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है। निरक्षर व्यक्ति चालाक और स्वार्थी राजनीतिकों के प्रभाव के कारण मतदान का उचित प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समानता सामाजिक न्याय की भावना में सहायक है। अधिकांश व्यक्ति निरक्षरता के कारण सामाजिक भेदभाव के फलस्वरूप विकास के अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। वे निरक्षरता के कारण अपना समुचित विकास नहीं कर पाते। इसका कारण है शिक्षा के सार्वभौमिक प्रसार का
पर्याप्त न होना। निरक्षरता के कारण प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्र और समाज की उचित सेवा भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट इसका, सांप्रदायिकता के विनाश के लिए आवश्यक। सांप्रदायिकता एक ऐसा अभिशाप है जो सामाजिक जीवन में व्यक्तिगता की भावना का विष बोल देता है। अतः राष्ट्रीय जीवन में सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार करना अति आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का सार्वजनिकरण व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तभी राष्ट्र समान उन्नति कर सकता है। जैसे भारतीय संविधान की धारा 45 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इस धारा में पहले अधीन सरकार अपना लक्ष्य सरकारी तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के सहयोग से प्राप्त कर सकती है। शिक्षा जनसाधारण को सुलभ कराना उनके जीवन को समुन्नत करना भी है। पहले उद्देश्य के अनुसार औपचारिक शिक्षा को बालकों की आवश्यकताओं से इस प्रकार जोड़ें कि वे अपनी सुविधा एवं समय के अनुसार ज्ञान अर्जन कर सकें। ऐसे बालक बालिकाओं को समझा बुझाकर औपचारिक शिक्षा के अंदर तक लाना जो परिस्थिति बस या तो पढ़ लिख न सके हो या बीच में शिक्षा छोड़कर घर पर बैठ गए हो। समय एवं स्थान का निर्धारण उनकी सुविधा के अनुसार हो। उनके मन की इस ग्रंथि को समाप्त किया जाए कि उनसे छोटे बालक पढ़ने में कैसे आगे हैं तथा हम कैसे पीछे हैं। उन्हें स्नेह एवं सहानुभूति की आवश्यकता है जिससे उनकी मानसिक स्थिति नकारात्मक रवैये की न बन जाए। दिन भर के थके व्यक्तियों को केंद्र पर पढ़ाने के लिए रुचिकर वातावरण सृजित किया जाए। रोजी रोटी अर्थात व्यवसाय हेतु भी मार्ग प्रशस्त किया जाए जिससे उनमें कमाकर खाने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को समाप्त करने के उद्देश्य से छात्रों के माता पिता को समझाएं तथा छात्रों को केंद्र पर लाएं। उनके लिए सिलाई, बुनाई या अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। साक्षरता द्वारा ग्राम्य जीवन की संस्कृति तथा सामाजिक वातावरण में परिवर्तन करें और उसे अनुकूल बनाएं। अपना घर, जमीन, पड़ोस तथा गांव नहीं छूटे तथा आत्मनिर्भर बने रहें। प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य इसमें है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य साक्षरता का प्रसार है। ये सारी चीज़ें इसमें समाहित होती है। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षा के सार्वजनिकरण के निर्देशक सिद्धांत। हमारे देश में अनेकता में एकता है क्योंकि यह अनेक भाषाओं, अनेक वर्गों तथा अनेक धर्मावलंबियों का देश है और इन सभी के बाद भी यह एक महान राष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। संविधान में शिक्षा के लिए स्पष्ट प्रावधान है, परंतु देश की आवश्यकताओं, सांस्कृतिक रक्षा, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को बनाए रखने की आवश्यकता तथा आर्थिक सामाजिक विकास को गति देने के संदर्भ में शिक्षा की संवैधानिक स्थिति में आधारभूत परिवर्तन भी हुए हैं। इन परिवर्तन को शिक्षा के सार्वजनिकरण के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट है संविधान के आधारभूत सिद्धांत। भारतीय संविधान के प्रारंभ में
दी गई प्रस्तावना में उन सिद्धांतों एवं आदर्शों का उल्लेख है जिनको आधार बनाकर राष्ट्र संचालित होता है। भारत में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था के उद्देश्यों एवं कार्य संचालन को यह आदर्श एवं सिद्धांत नियंत्रित करते हैं। ये सिद्धांत न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व ये सिद्धांत ही अपने देश में शिक्षा एवं शिक्षक किसी भी शिक्षण संस्था की नीति रीति, उसके कार्यक्रम एवं कार्य प्रक्रिया को आधार प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों के बारे में शिक्षा के लिए पृथक से स्पष्ट प्रावधान है। संविधान की धारा 14 एवं 15 में कहा गया है कि शिक्षा के संदर्भ में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्मजात अथवा अन्य किसी आधार पर भेदभाव का बर्ताव नहीं रखा जाएगा तथा सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही धारा 29 द्वारा भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया है कि वह अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा एवं संरक्षण के लिए स्वेच्छानुसार शिक्षण संस्था चला सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि धर्म, जाति, वर्ण, भाषा अथवा अन्य आधार पर किसी को भी उस शिक्षण संस्था में जो सरकार द्वारा संचालित हो अथवा सरकार से अनुदान प्राप्त हो, प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट है, संविधान में पिछड़े वर्ग को विशेष संरक्षण। इस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किसी पिछड़ेपन के कारण किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को शिक्षा के संदर्भ में न्याय पाने में कठिनाई हो अथवा उसका शोषण हो तो धारा 46 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पिछड़े एवं कमजोर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग शोषण के शिकार होने से बच सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में महिलाओं, विकलांगों तथा अल्पसंख्यकों को सम्मिलित कर उनके लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था का संकल्प दोहराया गया। इसी के साथ धारा 17 भी महत्वपूर्ण एवं पूरक है, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है, धर्मनिरपेक्ष समाज की रचना। जिसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। परिणाम स्वरूप शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे नागरिक का निर्माण करना है जो किसी धर्म विशेष को मानते हुए भी अन्य धर्मों का समुचित आदर करे एवं धर्म में निहित मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाए जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के विकास में सहायक हो। शिक्षा के प्रसंग में इस दृष्टि से भी संविधान में कुछ व्यवस्थाएं हैं। राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा न दिए जाने के निर्देश हैं, किंतु साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकारा गया है कि भारतीय समाज में धर्म की जड़ी गहराई तक और किसी भी धर्म का दार्शनिक एवं नैतिक आधार कतिपय वांछनीय मूल्य होते हैं। अतः राज्य द्वारा संचालित न होने वाली शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण की छूट प्रदान की गई है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म पर आधारित शिक्षण संस्था चलाने, उसके लिए अनुदान प्राप्त करने की छूट भी प्रदान की गई है। धारा 26 से 30 पर शर्त है कि ये संस्थाएं समाज के अनुशासन, उसकी नैतिकता एवं उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न डालें। इस प्रसंग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का यह उल्लेख महत्वपूर्ण है कि शिक्षा की एक अहम भूमिका
संस्कृतिकरण की है। यह संवेदनशीलता एवं दृष्टिकोण का परिष्कार करती है जो राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्र चिंतन एवं उत्साहवर्धन में सहायक है, जिससे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं प्रजातंत्र, स्वतंत्र चिंतन एवं उत्साहवर्धन में सहायक है, जिससे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं प्रजातंत्र के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, जिनका उल्लेख संविधान में आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। संविधान की धारा 45 में 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने के सरकार के दायित्व का उल्लेख है। इसी क्रम में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी व्यवस्था अगले 10 वर्षों में किए जाने के निर्देश हैं, किंतु लक्ष्य इतनी सीमित अवधि में प्राप्त करना असंभव था, अतः शिक्षा को अनिवार्य बताने के प्रावधान को हटा दिया गया। लेकिन कुछ को राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 14 वर्ष तक बालकों की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया है, परंतु यह नियम निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यम मातृभाषा। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन संविधान में राज्य भाषाओं तथा सहराज्य भाषा का स्थान हिंदी एवं अंग्रेजी को ही प्राप्त है। फिर भी शिक्षा के संदर्भ में व्यवस्था की गई है कि बालक बालिकाओं को शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए। राज्य विशेष में भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों के लिए अपनी मातृभाषा में शिक्षा दिलाने की दृष्टि से विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इस संदर्भ में धारा 350 उल्लेखनीय, जिसके अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिलाए जाने का संकल्प है। तदनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेषाधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिससे वह भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा की पूर्ण रूप से देखभाल कर सके। शिक्षा मूलतः राज्यों का दायित्व तथा केंद्र का संरक्षण। भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार शिक्षा को कतिपय अपवादों के साथ राज्यों के दायित्व क्षेत्र में रखा गया है। राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली विश्वविद्यालय, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा से संबद्ध संस्थान, व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, विशिष्ट शिक्षा के संबंधित संस्थाएं आदि संघीय सरकार के दायित्व क्षेत्र में रखे गए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा, शोध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के स्तर निर्धारण एवं उनमें समन्वय का दायित्व संघीय सरकार के क्षेत्र में रखा गया है। संपूर्ण देश की शिक्षा के स्तर निर्धारण एवं उसका स्तर बनाए रखने के संदर्भ में ये प्रावधान महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण का विषय समवर्ती सूची में रखा गया है। इसके अनुसार इसका दायित्व संघीय एवं राज्य सरकारें दोनों निभाएगी। इस प्रकार कुल मिलाकर आरंभ में शिक्षा को स्पष्ट रूप से 3 सूचियों में विभाजित किया गया था: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। लेकिन बाद में अनुभव किया गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना उपयुक्त होगा अथवा अन्यथा प्रत्येक राज्य अपने अपने ढंग से शिक्षा के राज्य में पाठ्यक्रम, शिक्षकों की सेवाओं की शर्तें, परीक्षा प्रणाली, शिक्षा स्तर पर संबंधित निर्णय लेते रहेंगे।
तथा इस प्रकार की व्यापक भिन्नताएं राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय हित में बाधक सिद्ध होगी। अतः सन 1976 की संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसके परिणाम स्वरूप फर्स्ट है, राज्य सरकारें अपने दायित्व क्षेत्र में आने वाली शिक्षण संस्थाओं के लिए कानून बना सकेगी। संघीय सरकार भी शिक्षा के किसी पक्ष या अंश के संबंध में कानून बना सकेगी। जहाँ संघीय सरकार एवं राज्य सरकार के कानूनों में ठहराव होगा, वहाँ संघीय सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इस संशोधन के फलस्वरूप शिक्षा के संदर्भ में संघीय सरकार का दायित्व क्षेत्र बढ़ गया है। इसी अधिकार क्षेत्र के अधीन अभी हाल ही में ही संसद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 स्वीकृत की गई है। इसके अनुसार देश में समान शिक्षा का ढांचा 10+2+3 स्वीकृत किया गया है। इसके अधीन कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा, उच्च प्राथमिक कक्षा 2 से 10 तक की शिक्षा सेकेंडरी कहलाएगी और कक्षा 10 तक की शिक्षा सामान्य शिक्षा होगी, जिनमें वैकल्पिक विषयों का प्रावधान नहीं होगा। 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा के बाद की 2 वर्षीय शिक्षा 2 धाराएँ होगी, अकादमिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा। इसके बाद प्रथम डिग्री की शिक्षा 3 वर्षीय होगी। संसद ने यह शैक्षिक ढांचा समान रूप से सारे देश में लागू करने संबंधी विधेयक पारित किया है। इसके साथ विद्यालय पाठ्यक्रम में कतिपय अनिवार्यताएं रखी गई है। कक्षा 6 से 10 के पाठ्यक्रम में 3 भाषाएं, क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी अथवा हिंदी एवं भारत के किसी भी राज्य की एक आधुनिक भाषा अनिवार्य की गई है। यह त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप है। हिंदी में भी त्रिभाषा सूत्र का मैंने आपको समझाया था और पाठ्यक्रम से परिभाषा में भी आपको समझाया था। ठीक है। संसद द्वारा पारित विधेयक के अनुसार शिक्षा को एक विनियोजन के रूप में स्वीकार कर मानवीय संसाधन के विकास का आधार माना गया है। फलतः प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा के समान प्रशासनिक ढांचे का संकल्प भी किया गया है तथा शिक्षा में अधिक से अधिक जनसंपर्कित्व की दृष्टि से जिले को इस प्रशासनिक ढांचे का केंद्र बनाया गया है। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा बोर्ड जो विद्यालय स्तर की समस्त शिक्षा का दायित्व वहन करेगा का गठन होगा और प्राथमिक शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों आदि की शिक्षा के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गठित होंगे। इस प्रकार भारतीय शिक्षा सेवा के गठन को सिद्धांततः स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार भारत में शिक्षा संबंधी नीति के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शिक्षा की नीति रीति के आधार न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के आदर्शों को रखा गया है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, शिक्षा का प्रावधान धर्मनिरपेक्ष समाज की संरचना के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता के लिए 3 भाषाओं का शिक्षण, देश में शिक्षा का एक समान ढांचा तथा शिक्षा में संघीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं निजी संस्थाओं का संभागित्व आदि नीति निर्धारक सिद्धांतों को आधार बनाकर शिक्षा के स्वरूप का भारत में निर्धारण भी हुआ है। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर
वृद्धि हो रही है। शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य जैसे ज्ञानार्जन, ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा का सार्वजनिकरण अपरिहार्य साधन है। फिर है बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। इसका उद्देश्य बालक का मानसिक और बौद्धिक बुद्धि का विकास करना भी इसमें समाहित है। शारीरिक विकास, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों का शारीरिक विकास करना है। यह माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सुचरित्र एवं नैतिक व्यवहार राष्ट्र और समाज की उन्नति करते हैं। अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास, जैसे शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाना है। सामाजिक कुशलता का विकास, शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य देश के भावी नागरिकों में सामाजिक कुशलता का विकास करना भी है। व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास, शिक्षा के सार्वजनिकरण का प्रमुख उद्देश्य उनका सर्वांगीण विकास करना भी है। जीविकोपार्जन, शिक्षा के सार्वजनिकरण का एक उद्देश्य बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना एवं स्वयं को कुछ करने योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है। बालकों में प्रारंभ से ही इस प्रकार की भावनाएं होगी तभी बालक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अब है आपका ये असाइनमेंट है, ये 6 तारीख का जो 19 वीडियो आपकी चल रही है, इसमें आप डे के अकॉर्डिंग जिस दिन आपको असाइनमेंट दिया जाता है उसके नेक्स्ट डेट जो डाली जाती है उसके पहले आपको असाइनमेंट ईमेल करना होता है और इससे आपकी प्रेजेंट दर्ज की जाती है। बाद में डेट निकलने के बाद डालने पर वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी। फर्स्ट है लघुतरात्मक प्रश्न, शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता क्यों होती है? सेकंड पॉइंट है शिक्षा के सार्वजनिकरण के निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। शिक्षा के सार्वजनिकरण के निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। इसके अंतर्गत मैंने आपको संविधान के आधारभूत सिद्धांत, संविधान के पिछड़े वर्ग को विशेष संरक्षण और धर्मनिरपेक्ष समाज की संरचना, संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये सारी चीज़ें इसमें बताई है, उसमें आपको नोट डाउन करनी है। थैंक यू।